नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है इको स्टडी पर। कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? तो चलिए क्लास 10th के साइंस एनसीईआरटी के पूरे चैप्टर को हम 3 पार्ट में अलग अलग वीडियो में कवर करेंगे। फर्स्ट पार्ट में केमिस्ट्री यानी रसायन विज्ञान को, सेकंड पार्ट में बायोलॉजी जीव विज्ञान को, और थर्ड पार्ट में फिजिक्स यानी भौतिक विज्ञान को कवर करेंगे। आपको हमारी बातों को ध्यान से सुनना है और स्लाइड में हर लाइन को ध्यान से देखना है, और जो पॉइंट इंपॉर्टेंट लगे उसको अपनी कॉपी पर नोट कर लेना है और उसको 2-3 बार रिवाइज करना है। यदि कहीं पर कुछ भी डाउट हो तो कमेंट करना। कोशिश रहेगी कि आपके डाउट का जल्द से जल्द रिप्लाई किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से। स्लाइड 1, रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। स्वागत है इको स्टडी की दुनिया में, जहां हम केमिस्ट्री को रटते नहीं समझते हैं। बिल्कुल। तो क्या आपने कभी सोचा कि दूध का दही कैसे बनता है, या फिर लोहे पर जंग क्यों लगता है? आज हम इन्हीं बदलावों के पीछे छिपे साइंस को डिकोड करेंगे। हाँ, और देखिए स्लाइड पर एक एग्जाम पॉइंट भी है। बॉक्स में लिखा है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है जैसे अवस्था, रंग, गैस या तापमान में बदलाव, तो हम कहते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। मतलब अगर किसी चीज की अवस्था बदल जाए, जैसे पानी से भाप बनना, या रंग बदल जाए, कोई गैस निकले, या वो चीज गर्म या ठंडी हो जाए, तो समझ जाइए कि केमिकल रिएक्शन हुआ है। ये परीक्षा के लिए बहुत बहुत जरूरी है। चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। मैग्नीशियम का दहन, एक चमकदार शुरुआत। हाँ, तो चलिए लैब में चलते हैं और एक मैग्नीशियम रिबन को जलाकर देखते हैं। एक्टिविटी 1.1 है ये। अरे वाह, ये तो एक चमकदार श्वेत लौ, मतलब डैज़लिंग व्हाइट फ्लेम के साथ जल रहा है। बिल्कुल। और जलने के बाद जो ये सफेद राख बची है, ये है मैग्नीशियम ऑक्साइड यानी MgO। तो यहाँ हुआ क्या? यहाँ मैग्नीशियम यानी Mg और हवा की ऑक्सीजन यानी O2 के बीच दोस्ती हुई है, एक रिएक्शन हुआ है। अच्छा, और यहाँ भी एक एग्जाम पॉइंट है। जी। जलाने से पहले रिबन को रेगमाल से साफ किया जाता है ताकि उस पर जमी कार्बोनेट या ऑक्साइड की परत हट जाए और वो आसानी से जल सके। ये सवाल तो बहुत पूछा जाता है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले साफ क्यों करते हैं? हाँ, क्योंकि उस पर एक सुरक्षा परत जम जाती है, उसे हटाना जरूरी है ताकि वो अच्छे से जल सके। ठीक है, अगली स्लाइड है रासायनिक समीकरण, केमिस्ट्री की शॉर्ट हैंड भाषा। उफ, अब इतना लंबा वाक्य कौन लिखेगा कि मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। बहुत लंबा है। वैज्ञानिक स्मार्ट होते हैं, हम इसे छोटा करके लिखते हैं Mg + O2 तीर MgO। ये हुई ना बात। तो इसमें ये तीर की बाईं तरफ जो है LHS पर, वो है अभिकारक यानी रिएक्टेंट्स जो रिएक्शन करते हैं, और दाईं तरफ RHS पर है उत्पाद यानी प्रोडक्ट्स जो रिएक्शन के बाद बनते हैं। लेकिन एक मिनट, क्या दोनों तरफ परमाणुओं की संख्या बराबर है? यहाँ O2 है, वहाँ सिर्फ O है। नहीं, बराबर नहीं है। तो इसे हम कहते हैं कंकाली समीकरण यानी स्केलेटल इक्वेशन, एक अधूरा समीकरण। ओके, और एग्जाम पॉइंट कहता है तीर का सिरा यानी तीर हमेशा उत्पाद की ओर होता है और ये अभिक्रिया होने की दिशा को दर्शाता है। हाँ, ये तीर दिखाता है कि रिएक्शन किस तरफ जा रहा है, अभिकारक से उत्पाद की तरफ। तो अब अगली स्लाइड इसी से जुड़ी है। समीकरण को संतुलित यानी बैलेंस क्यों करें? ये बहुत जरूरी सवाल है। इसका कारण है द्रव्यमान संरक्षण का नियम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। जिसका मतलब है कि द्रव्यमान न तो बनता है न ही नष्ट होता है। सीधी सी बात है, जितने परमाणु यानी एटम्स रिएक्शन में हिस्सा लेंगे, उतने ही परमाणु रिएक्शन के बाद भी होने चाहिए। LHS = RHS। जैसे ये समीकरण देखिए, Fe + H2O 2 Fe3O4 + H2। ये तो बिल्कुल संतुलित नहीं है। नहीं है। तो हम हिट एंड ट्रायल विधि का इस्तेमाल करके गुणांक यानी कोफिशिएंट्स लगाते हैं और इसे संतुलित करते हैं। तो ये बन जाता है 3Fe + 4H2O reacts to give Fe3O4 + 4H2O। अब ये बैलेंस्ड है। बिल्कुल। और देखिए एग्जाम पॉइंट में क्या लिखा है, समीकरण को सूचनापूर्ण बनाने के लिए हम ठोस S, द्रव L, गैस G और AQ यानी जलीय विलयन लिखते हैं। अच्छा, तो ये छोटे छोटे सिंबल समीकरण को और ज्यादा जानकारी वाला बना देते हैं। एकदम सही। चलिए अब आते हैं अभिक्रियाओं के प्रकार पर। स्लाइड 5, संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
जैसा नाम से ही पता चल रहा है, जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर सिर्फ एक यानी एकल उत्पाद सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। उदाहरण के लिए बिना बुझा चूना यानी CaO जब पानी H2O से मिलता है तो बुझा हुआ चूना CaOH2 बनता है। और एक चीज मैंने देखी है, अगर आप उस बीकर को छुएंगे तो वो गर्म हो जाता है। हाँ, क्योंकि ऐसी अभिक्रिया को ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक कहते हैं। मतलब इसमें उत्पाद के साथ साथ ऊष्मा यानी हीट भी निकलती है। अच्छा, और इसका एग्जाम पॉइंट तो रोज की जिंदगी से जुड़ा है। बिल्कुल। दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद चमक CaCO3 यानी कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण आती है, जो हवा की CO2 से क्रिया करता है। मतलब जो चमक आती है वो एक और रिएक्शन की वजह से है। कमाल है। जी। अगला है इसका ठीक उल्टा, स्लाइड 6, वियोजन अभिक्रिया, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, ऊष्मा का प्रहार। हाँ, ये संयोजन का बिल्कुल उल्टा है। जब एक बड़ा यौगिक टूटकर दो या ज्यादा उत्पाद बनाता है, जैसे हरे रंग के क्रिस्टल FeSO4 को गर्म करने पर वो भूरे रंग के Fe2O3 में बदल जाते हैं और जलते हुए सल्फर की गंध आती है। एक चीज 3 चीजों में टूट गई। हाँ, एक और उदाहरण है लेड नाइट्रेट का। इसे गर्म करने पर भूरे रंग का धुआं निकलता है जो NO2 गैस होती है। और क्योंकि ये सब गर्मी देने पर हो रहा है तो इन्हें ऊष्मीय वियोजन यानी थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। और इसका औद्योगिक उपयोग, एग्जाम पॉइंट कहता है, सीमेंट उद्योग में चूना पत्थर CaCO3 को गर्म करके CaO बनाना वियोजन का एक प्रमुख औद्योगिक उपयोग है। गर्मी से ही नहीं तोड़ सकते, बिजली से भी तोड़ सकते हैं। जैसे पानी में करंट दौड़ाने पर वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाता है। अच्छा, उसे इलेक्ट्रोलिसिस कहते हैं ना? जी, वैद्युत अपघटन। और तीसरा तरीका है धूप यानी फोटोलाइसिस। धूप से कैसे? सिल्वर क्लोराइड AgCl को धूप में रखने पर वो ग्रे रंग का हो जाता है। क्लोरीन गैस उड़ जाती है और सिर्फ चांदी सिल्वर बच जाती है। अरे वाह! और इसका उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में होता था। बिल्कुल। और यहाँ का एग्जाम पॉइंट इन सबको एक साथ जोड़ता है कि ये सभी ऊष्माशोषी यानी एंडोथर्मिक अभिक्रियाएं हैं, क्योंकि इन्हें तोड़ने के लिए ऊर्जा, चाहे वो ताप हो, प्रकाश हो या बिजली हो, उसकी आवश्यकता होती है। सही कहा। ऊष्माक्षेपी में गर्मी निकलती है, ऊष्माशोषी में गर्मी या ऊर्जा देनी पड़ती है। बिल्कुल साफ हो गया। अब अगली स्लाइड है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। और इसका शीर्षक है जो जीता वही सिकंदर। हाँ, एक्टिविटी 1.9। जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के नीले घोल में डालते हैं तो क्या होता है? तो लोहे की कील भूरी हो जाती है और घोल का जो नीला रंग है वो फीका पड़कर हरा हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ अधिक क्रियाशील तत्व यानी आयरन लोहे ने कम क्रियाशील तत्व यानी कॉपर तांबे को उसके घोल से हटा दिया, विस्थापित कर दिया। जो जीता वही सिकंदर। बिल्कुल। समीकरण है Fe + CuSO4Aq = FeSO4Aq + CuS। और एग्जाम पॉइंट में बताया है कि जिंक Zn और लेड Pb भी कॉपर से अधिक क्रियाशील हैं। तो वो भी कॉपर को उसके यौगिक से विस्थापित कर सकते हैं। ठीक है। अब स्लाइड 9, द्विविस्थापन अभिक्रिया, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अदला बदली। इसमें कोई दादागिरी नहीं है। इसमें अभिकारकों के बीच आयंस का आदान प्रदान होता है, अदला बदली। कैसे? जैसे सोडियम सल्फेट Na2SO4 और बेरियम क्लोराइड BaCl2 को मिलाने पर बेरियम सल्फेट BaSO4 का एक सफेद अघुलनशील पदार्थ बनता है। मतलब 2 लिक्विड मिलाएं और एक सॉलिड बन गया। हाँ, और इस अघुलनशील ठोस को अवक्षेप यानी प्रेसिपिटेट कहते हैं। अच्छा, तो एग्जाम पॉइंट ये है कि जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है उसे अवक्षेपण अभिक्रिया, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। बिल्कुल। चलिए, अब आते हैं एक बहुत ही जरूरी कॉन्सेप्ट पर। स्लाइड 10, उपचयन और अपचयन, रिडॉक्स रिएक्शंस। हाँ, उपचयन यानी ऑक्सीडेशन का मतलब है ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का निकलना। और अपचयन, रिडक्शन, इसका उल्टा होगा। बिल्कुल, ऑक्सीजन का निकलना या हाइड्रोजन का जुड़ना। और जब ये दोनों एक साथ होती हैं तो इसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेड ऑक्स, रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। इसका कोई उदाहरण? समीकरण देखिए, CuO + H2
to Cu plus H2O। यहाँ कॉपर ऑक्साइड CuO से ऑक्सीजन निकली तो Cu का अपचयन हुआ। और हाइड्रोजन H2 में ऑक्सीजन जुड़ गई तो H2 का उपचयन हुआ। एकदम सही। और एग्जाम पॉइंट देखिए, ये पहले वाले उदाहरण से जुड़ गया। मैग्नीशियम रिबन का जलना भी एक उपचयन अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही है। वाह, सब कुछ जुड़ा हुआ है। केमिस्ट्री ऐसी ही है। अगली स्लाइड है संक्षारण और विकृत गंधिता, ऑक्सीजन के दुष्प्रभाव। हाँ, ऑक्सीजन जरूरी तो है, पर इसके कुछ नुकसान भी हैं। पहला है संक्षारण यानी कोरोजन, जैसे लोहे पर जंग लगना। हाँ, या चांदी का काला पड़ना, जब धातुएं नमी या एसिड के संपर्क में आती हैं और खराब होने लगती हैं। और दूसरा है विकृत गंधता, रैंसिडिटी। ये क्या होता है? तेल या फैट वाला खाना जब हवा के संपर्क में आता है तो खराब हो जाता है, उसका स्वाद और गंध बदल जाती है। जैसे चिप्स सील जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए चिप्स के पैकेट में ऑक्सीजन हटाकर नाइट्रोजन गैस भरते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन एक कम सक्रिय गैस है और ये उपचयन को रोकती है। ये तो बहुत काम की जानकारी है। और एग्जाम पॉइंट कहता है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट करना या यशद लेपन यानी गैल्वनाइजेशन किया जाता है। हाँ, ये जंग से बचाने के तरीके हैं। ठीक है, तो अब आते हैं अध्याय के सार पर। हाँ। स्लाइड 12। तो हमने क्या क्या सीखा? रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है नए गुणों के साथ। समीकरण का संतुलन द्रव्यमान संरक्षण के लिए जरूरी है। अभिक्रिया के 4 मुख्य प्रकार है: संयोजन, वियोजन, विस्थापन और द्विविस्थापन। और इन सब के पीछे अक्सर रिडॉक्स यानी ऑक्सीजन का लेन देन काम करता है। और एक आखिरी एग्जाम पॉइंट जो बहुत जरूरी है, श्वसन, रेस्पिरेशन, एक ऊष्माक्षेपी एक्सोथर्मिक अभिक्रिया है, क्योंकि इसमें ऊर्जा निकलती है। अच्छा, जब हम सांस लेते हैं तो ग्लूकोज टूटता है और हमें एनर्जी मिलती है। जी हाँ, ये परीक्षा में 1 नंबर का सवाल जरूर बन सकता है। बहुत बढ़िया। तो अब स्लाइड 13, खुद को परखें, प्रैक्टिस टाइम। हाँ, तो कुछ सवाल है। पहला, CaOCl2 का सामान्य नाम क्या है? ये विरंजक चूर्ण है। दूसरा, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में डालते हैं तो रंग क्यों बदलता है? ये तो हमने अभी पढ़ा, विस्थापन अभिक्रिया के कारण। और तीसरा, X एक पदार्थ है जिसका उपयोग सफेदी में होता है। X का नाम और सूत्र लिखिए। X है बिना बुझा चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO। तो इन प्रश्नों का उत्तर अपनी नोटबुक में लिखें और समीकरणों को संतुलित जरूर करें। और जैसा कि एग्जाम पॉइंट में लिखा है, याद रखें, बिना अभ्यास के विज्ञान बिना नमक के खाने जैसा है। प्रैक्टिस इज की। बिल्कुल सही। तो आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। हमने रासायनिक अभिक्रियाओं और समीकरणों के बारे में बहुत कुछ सीखा। आशा है सब कुछ अच्छे से समझ आया होगा। जो भी आपने नोट किया है उसे रिवाइज जरूर करें और अभ्यास प्रश्नों को हल करने का प्रयास करें। और कोई भी सवाल हो तो नीचे कमेंट्स में पूछना न भूलें। चलिए, चैप्टर 1 केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस समाप्त हो गया है। अब चैप्टर 2 एसिड्स, बेसिस एंड सॉल्ट्स को स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो आज का हमारा नया अध्याय है अम्ल, क्षारक एवं लवण। जैसा कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, हम इसमें कुछ बहुत ही दिलचस्प चीजें सीखने वाले हैं। हाँ, हम इसमें रसायनों की दुनिया को एक तरह से डिकोड करेंगे। और ये भी जानेंगे कि अम्ल और क्षारक मतलब एसिड्स और बेसिस कैसे व्यवहार करते हैं। बिल्कुल, और इनका हमारी रोज की जिंदगी और यहाँ तक कि हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। और आखिर में हम लवण यानी सॉल्ट्स के बारे में भी पढ़ेंगे कि वो कैसे बनते हैं और कहाँ-कहाँ इस्तेमाल होते हैं। हाँ, तो यहाँ स्लाइड में नीचे एक एग्जाम पॉइंट दिया गया है, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, अम्ल यानी एसिड नीले लिटमस को लाल करता है, जबकि क्षारक यानी बेस लाल लिटमस को नीला करता है। ये तो सबसे बेसिक नियम है ना? इस एक लाइन से बहुत सारे सवाल बन सकते हैं। बिल्कुल, याद रखना है, अम्ल नीले को लाल करता है और क्षारक लाल को नीला। ठीक है? ठीक है, चलिए अगली स्लाइड पर चलते हैं। अब सवाल आता है कि हम किसी रसायन को पहचानेंगे कैसे कि वो अम्ल है या क्षारक। इसके लिए होते हैं सूचक यानी इंडिकेटर्स। मतलब कुछ ऐसा जो हमें इशारा दे। हाँ, पहला तरीका तो चखना है। हाँ। पर हर चीज को चखना सुरक्षित नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं। फिर भी एक सामान्य पहचान है कि अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं जैसे नींबू, और क्षारक
वो कड़वे होते हैं, जैसे साबुन का स्वाद। हाँ, गलती से कभी मुंह में चला जाए तो पता चलता है। बिल्कुल। अब वैज्ञानिक तरीकों पर आते हैं। सबसे आम है लिटमस। यह एक प्राकृतिक सूचक है जो हमें लाइकेन नाम के पौधे से मिलता है। हल्दी भी तो एक सूचक है। मैंने देखा है जब कपड़ों पर सब्जी का पीला दाग लगता है हाँ। और उस पर साबुन लगाते हैं जो कि एक क्षारक है, तो दाग एकदम लाल भूरा हो जाता है। बहुत बढ़िया उदाहरण है। हल्दी भी एक प्राकृतिक सूचक है और कुछ सूचक लैब में भी बनाए जाते हैं। न तो अम्लीय होता है, न ही क्षारकीय, तब यह बैंगनी रंग का होता है। अरे वाह, तो लिटमस का अपना असली रंग बैंगनी होता है? मुझे ये नहीं पता था। हाँ, अम्ल या क्षारक के संपर्क में आने पर ही इसका रंग बदलता है। दिलचस्प है। कुछ सूचक ऐसे भी होते हैं जो रंग नहीं बल्कि अपनी गंध बदलते हैं। इन्हें गंधीय सूचक कहते हैं। ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स। गंध, जैसे प्याज और वेनिला, इनकी एक खास गंध होती है ना। हाँ, बहुत तेज। अगर हम प्याज के रस में कोई क्षारक जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दे तो प्याज की गंध गायब हो जाएगी। सच में? पूरी तरह से। पूरी तरह से? लेकिन अगर उसी प्याज के रस में हम कोई अम्ल जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाएं तो उसकी गंध वैसी ही रहेगी। तो इस तरह गंध से भी अम्ल और क्षारक की पहचान हो सकती है। कमाल है। हाँ, और यहाँ एग्जाम पॉइंट में एक और उदाहरण दिया है। लौंग का तेल, क्लोव ऑयल, भी एक गंधीय सूचक की तरह कार्य करता है। तो प्याज, वेनिला और लौंग का तेल, ये तीनों गंधीय सूचक हैं। ठीक है, याद रहेगा। अब हम अम्ल के रासायनिक गुणों को देखेंगे। सबसे पहले अम्ल धातु के साथ कैसे अभिक्रिया करता है। अच्छा, तो अब एक्शन की बारी है। हाँ, जब भी कोई अम्ल किसी धातु से मिलता है तो हाइड्रोजन गैस निकलती है और साथ में एक लवण यानी सॉल्ट बनता है। स्लाइड में ये जो टेस्ट ट्यूब है, इसमें जिंक के टुकड़े हैं और सल्फ्यूरिक एसिड। हाँ, और ये बुलबुले निकल रहे हैं। वो हाइड्रोजन गैस ही है। और इसे पहचानेंगे कैसे? इस गैस को जब साबुन के पानी से गुजारते हैं तो बुलबुले बनते हैं, और जब इन बुलबुलों के पास जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो पॉप की आवाज आती है। स्कूल में किया है ये एक्सपेरिमेंट? बिल्कुल। ये पॉप साउंड हाइड्रोजन गैस की पहचान है। और इसका समीकरण? ये तो परीक्षा में लिखने को आ सकता है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एग्जाम पॉइंट देखिए। अभिक्रिया जिंक प्लस H2SO4 टेंड्स टू जिंक सल्फेट प्लस H2। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बनता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस। ठीक है। अब देखते हैं कि अम्ल धातु कार्बोनेट के साथ क्या करता है, जैसे मार्बल या अंडे का छिलका। हाँ, जब अम्ल किसी धातु कार्बोनेट से अभिक्रिया करता है तो तीन चीजें बनती हैं, लवण, जल और कार्बन डाइऑक्साइड गैस। सही पकड़ा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस। और इस CO2 गैस की पहचान कैसे करते हैं? जब इसे चूने के पानी यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन से गुजारते हैं तो पानी का रंग दूधिया मतलब मिल्की हो जाता है। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कैल्शियम कार्बोनेट बन जाता है जो पानी में घुलता नहीं है और सफेद रंग का होता है। इसमें एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम पॉइंट है। अधिक मात्रा में CO2 गुजारने पर पानी फिर से साफ हो जाता है क्योंकि जल में विलय CaHCO3 बनता है। ये कैसे होता है? ये थोड़ा केमिस्ट्री का जादू है। जब आप और ज्यादा CO2 डालते हैं तो वो पहले बने कैल्शियम कार्बोनेट से मिलकर एक नया पदार्थ कैल्शियम बाइकार्बोनेट बना लेता है। और वो पानी में घुल जाता है। हाँ, वो पानी में पूरी तरह घुल जाता है, इसलिए दूधियापन गायब हो जाता है। वाह, मतलब ज्यादा मिलाने पर असर उल्टा हुआ। अब आती है एक बहुत ही महत्वपूर्ण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। जब एसिड और बेस आपस में मिलते हैं। बिल्कुल। जब एक अम्ल और एक क्षारक को मिलाया जाता है तो वे एक दूसरे के असर को खत्म कर देते हैं, न्यूट्रल कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में हमेशा दो चीजें बनती हैं, लवण और जल। हमेशा। उदाहरण के लिए, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड जो एक क्षारक है और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो एक अम्ल है मिलते हैं तो सोडियम क्लोराइड यानी साधारण नमक बनता है और साथ में पानी। एकदम सही। इसका एग्जाम पॉइंट फिनोल्फ्थैलीन के बारे में है। हाँ, फिनोल्फ्थैलीन क्षारक में गुलाटी होता है लेकिन अम्ल मिलाने पर रंगहीन हो जाता है। तो ये उदासीनीकरण को देखने का एक अच्छा तरीका है। बिल्कुल। अब हम ऑक्साइड्स की बात करते हैं। जो धातुओं के ऑक्साइड्स होते हैं जैसे कॉपर ऑक्साइड, उनकी प्रकृति क्षारकीय होती है, मतलब वो बेस की तरह व्यवहार करते हैं। अच्छा, इसीलिए वो अम्ल से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं, बिल्कुल उदासीनीकरण अभिक्रिया की तरह। हाँ,
और जो अधातुओं के ऑक्साइड होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, वे अम्लीय प्रकृति के होते हैं। तो वो इस क्षारक से अभिक्रिया करके लवण और जल बनाएंगे? सही, इसीलिए एग्जाम पॉइंट में लिखा है धात्विक ऑक्साइड प्लस अम्ल, लवण प्लस जल। यह उदासीनीकरण जैसा ही है, क्योंकि धात्विक ऑक्साइड खुद क्षारकीय होता है। समझ गया। अब एक और सवाल, क्या अम्ल के घोल में बिजली चल सकती है? हाँ बिल्कुल, स्लाइड में देखिए, बीकर में एसिड का घोल है और उसमें बल्ब जल रहा है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि पानी में घुलने पर अम्ल आयनों मतलब आयन्स में टूट जाता है। खास तौर पर ये H+ आयन बनाता है। और यही आयन बिजली को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं? हाँ, यही आयन विद्युत के वाहक होते हैं। लेकिन ग्लूकोज या अल्कोहल जैसी चीजें पानी में घुल तो जाती हैं, पर आयन नहीं बनाती। अच्छा, इसीलिए उनके घोल से बिजली नहीं गुजरती और बल्ब नहीं जलता। सही, इसका मूल सिद्धांत एग्जाम पॉइंट में है। विद्युत चालन के लिए आयनों की गतिशीलता आवश्यक है। अगर आयन नहीं होंगे तो बिजली का प्रवाह नहीं होगा। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है कि अम्ल अपना अम्लीय व्यवहार सिर्फ पानी की मौजूदगी में ही दिखाते हैं। हाँ, पानी में घुलकर ही अम्ल H+ आयन छोड़ते हैं। और ये H+ आयन अकेले नहीं रहते? नहीं, वो बहुत अस्थिर होता है, इसलिए ये तुरंत पानी के अणु से जुड़कर हाइड्रोनियम आयन यानी H3O+ बना लेता है। और क्षारक का? इसी तरह क्षारक पानी में घुलकर OH- यानी हाइड्रोक्साइड आयन बनाते हैं। और एक बात, सारे क्षारक पानी में नहीं घुलते? नहीं, जो क्षारक पानी में घुल जाते हैं उन्हें एक स्पेशल नाम दिया गया है, क्षार यानी एल्कलीज। इसका एग्जाम में एक बहुत ही प्रैक्टिकल सवाल है। शुष्क HCl गैस सूखे लिटमस पत्र का रंग नहीं बदलती क्योंकि वहां H+ आयन नहीं होते। बिल्कुल, क्योंकि सूखी गैस में पानी नहीं है तो H+ आयन नहीं बनेंगे और अम्लीय गुण नहीं दिखेगा। अब आते हैं तनुकरण पर, मतलब एसिड को हल्का करना। इसमें लिखा है सावधानी हटी दुर्घटना घटी। हाँ, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी मतलब एक्सोथर्मिक होती है। बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। तो सही तरीका क्या है? हमेशा अम्ल को जल में धीरे धीरे मिलाना चाहिए। बीकर में पहले पानी लें और फिर उसमें बूंद बूंद करके अम्ल डालें और लगातार हिलाते रहें। और इसका उल्टा क्यों नहीं करना चाहिए? मतलब अम्ल में पानी क्यों नहीं डालना चाहिए? अगर ऐसा किया तो एकदम से बहुत गर्मी पैदा होगी और मिश्रण छलककर आपके ऊपर आ सकता है या कांच का बीकर भी टूट सकता है। बहुत खतरनाक है ये तो। तनुकरण का क्या असर होता है ये एग्जाम पॉइंट में बताया गया है। तनुकरण डाइल्यूशन करने पर प्रति इकाई आयतन में आयनों H3O+ OH की सांद्रता कम हो जाती है। सीधी सी बात है, पानी मिलाने से आयन पूरे विलयन में फैल जाते हैं तो उनकी सांद्रता घट जाती है। अब हम जानेंगे कि कोई अम्ल या क्षारक कितना शक्तिशाली है। इसे मापने के लिए pH स्केल का उपयोग होता है। pH का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। हाँ, ये 0 से 14 तक का एक स्केल है। अगर किसी विलयन का pH 7 से कम है तो वो अम्लीय है। pH जितना कम होगा अम्ल उतना ही मजबूत होगा। और अगर pH ठीक 7 है तो विलयन उदासीन है, जैसे शुद्ध पानी। सही, और अगर pH 7 से ज्यादा है तो विलयन क्षारकीय है। pH जितना ज्यादा होगा क्षारक उतना ही मजबूत होगा। इसका एग्जाम पॉइंट हमारे शरीर से जुड़ा है। हमारा शरीर 7.0 से 7.8 pH परास के बीच कार्य करता है। हाँ, मतलब हमारा शरीर हल्का सा क्षारकीय होता है। pH हमारे रोजमर्रा की जिंदगी में बहुत मायने रखता है। जैसे हमारे पेट में HCl एसिड होता है जो खाना पचाता है। हाँ, और जब ये ज्यादा हो जाता है तो एसिडिटी होती है। तब हम एंटासिड लेते हैं जो एक क्षारक होता है और एसिड को न्यूट्रल कर देता है। और दांतों का क्या? कहते हैं कि मीठा खाने से दांत खराब होते हैं। हाँ, क्योंकि जब हम मीठा खाते हैं तो हमारे मुंह का pH 5.5 से कम हो जाता है, मतलब मुंह अम्लीय हो जाता है। इससे हमारे दांतों की सबसे मजबूत परत इनेमल गलने लगती है। इसलिए टूथपेस्ट जो क्षारकीय होता है इस्तेमाल करने की सलाह दी जाती है। बिल्कुल, और अम्लीय वर्षा भी इसी का एक उदाहरण है। जब बारिश के पानी का pH 5.6 से कम हो जाता है तो उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं, जो नदियों और तालाबों के जीवों के लिए बहुत खतरनाक है। हाँ, इसका एग्जाम पॉइंट भी एक सामान्य ज्ञान का प्रश्न है।
दांतों का इनेमल कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है, जो शरीर का सबसे कठोर पदार्थ है। अब हम लवण यानी सॉल्ट्स पर आते हैं। साधारण नमक यानी NaCl एक बहुत ही काम का कच्चा माल है। हाँ, और इससे कई जरूरी रसायन बनाए जाते हैं क्लोर क्षार प्रक्रिया द्वारा। ये क्या प्रक्रिया है? इसमें नमक के पानी, जिसे ब्राइन कहते हैं, में बिजली प्रवाहित की जाती है। इससे 3 उत्पाद मिलते हैं: क्लोरीन गैस, हाइड्रोजन गैस और सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, क्योंकि इसमें क्लोरीन, क्लोर और क्षार एल्कली बनता है, इसलिए इसे क्लोर क्षार प्रक्रिया कहते हैं। बिल्कुल। और इन तीनों उत्पादों के बहुत उपयोग हैं। हाइड्रोजन ईंधन के रूप में, क्लोरीन पानी साफ करने में और NaOH साबुन बनाने में। इस प्रक्रिया का रासायनिक समीकरण तो बहुत महत्वपूर्ण होगा। हाँ, एग्जाम पॉइंट देखें। समीकरण 2NaClAq + 2H2OL 2NaOHAq + Cl2G + H2G। अब 2 और महत्वपूर्ण यौगिकों के बारे में जानते हैं। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर। हाँ, CaOCl2 ये बुझे हुए चूने पर क्लोरीन गैस की क्रिया से बनता है। इसका मुख्य काम कपड़ों और कागज का रंग उड़ाना है। और दूसरा है बेकिंग सोडा, जो हम सबके किचन में होता है। NaHCO3 ये एक हल्का क्षारक है। जब हम इसे खाने में डालकर गर्म करते हैं तो इससे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। और इसी गैस के बुलबुलों की वजह से केक या ब्रेड फूल जाते हैं और स्पंजी बनते हैं। सही। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर में क्या अंतर है? अच्छा सवाल है। एग्जाम पॉइंट में यही बताया गया है। बेकिंग पाउडर बनाने में बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल का उपयोग होता है। ये अम्ल बेकिंग सोडा के कड़वे स्वाद को खत्म कर देता है। अच्छा, तो ये बात है। अब आखिरी स्लाइड, धोने का सोडा और प्लास्टर ऑफ पेरिस। धोने का सोडा यानी वॉशिंग सोडा, इसका सूत्र है Na2CO3.10H2O। इसका इस्तेमाल कांच और साबुन बनाने में होता है और सबसे जरूरी पानी की स्थायी कठोरता दूर करने में। और दूसरा है प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी POP। जब किसी की हड्डी टूट जाती है तो जो प्लास्टर चढ़ता है वो यही है। हाँ, ये जिप्सम को गर्म करके बनाया जाता है। जैसे ही POP में पानी मिलाते हैं, ये वापस जिप्सम बनकर बहुत कठोर हो जाता है और टूटी हुई हड्डी को सहारा देता है। इन सूत्रों में जो पानी यानी H2O जुड़ा है, उसका एक खास मतलब है। एग्जाम पॉइंट देखिए। क्रिस्टलन का जल लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या, जैसे 10H2O। इसका मतलब है कि धोने के सोडे के एक अणु के साथ पानी के 10 अणु जुड़े हुए हैं। तो आज हमने अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में बहुत कुछ सीखा। हमने देखा कि ये सिर्फ लैब में रखे केमिकल्स नहीं हैं, बल्कि हमारे पेट से लेकर हमारे किचन तक हर जगह मौजूद हैं। हाँ, और हमारी जिंदगी को हर पल प्रभावित करते हैं। आज की इस पूरी चर्चा के बाद मैं आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। अच्छा। सोचिए, अगर हमारे खून का pH, जो कि 7.4 के आसपास रहता है, थोड़ा सा भी बदल जाए, मान लीजिए 7.0 या 8.0 हो जाए, तो हमारे शरीर के अंदर चल रही अनगिनत रासायनिक प्रक्रियाओं पर इसका क्या असर पड़ेगा? ये सोचने वाली बात है। इस पर विचार कीजिएगा। अगली क्लास में हम नया अध्याय शुरू करेंगे। चलिए, चैप्टर 3 मेटल एंड नॉन मेटल्स यानी धातु एवं अधातु को स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल, ये चैप्टर बहुत ही इंटरेस्टिंग है क्योंकि ये हमारी चारों ओर की दुनिया के बारे में है। सही बात है। तो हमारी पहली स्लाइड का टाइटल है धातु एवं अधातु, तत्वों की दुनिया। इसमें हम देखेंगे कि तत्वों को कैसे बांटा जाता है। जी, जैसा कि हम सबने निचली कक्षाओं में भी पढ़ा है, तत्वों को उनके गुणधर्मों मतलब प्रॉपर्टीज के आधार पर मोटे तौर पर 2 ग्रुप्स में बांटा जाता है, धातु और अधातु, मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। बिल्कुल, और ये हमारे आसपास हर जगह है। हमारे हाथ में जो मोबाइल है, घर में जो बर्तन है, सब कुछ इन्हीं से तो बना है। तो अब सवाल ये आता है कि क्या चीज एक तत्व को मतलब चमकदार लोहा बनाती है और दूसरे को कोयले जैसा काला और भंगुर? हाँ, और इसी सवाल का जवाब हम इस पूरे अध्याय में ढूंढेंगे। हम इनके भौतिक गुणों से लेकर इनकी रासायनिक गहराई तक सब कुछ जानेंगे। अच्छा, और यहाँ स्लाइड पर एक एग्जाम पॉइंट भी है। जी, ये बहुत जरूरी है। मरकरी यानी पारा को छोड़कर सभी धातुएं कमरे के ताप पर ठोस होती हैं। मरकरी एक अकेली ऐसी धातु है जो द्रव अवस्था में होती है। ठीक है, तो ये याद रखना है, मरक्यूरी एक अपवाद है। बिल्कुल। चलिए अगली स्लाइड पर चलते। धातुओं के भौतिक गुण। इसमें हम बात करेंगे चमक,
कठोरता और रूप परिवर्तन की। तो सबसे पहला गुण है धात्विक चमक। अपने शुद्ध रूप में, मतलब जब उन पर कोई और परत ना हो, तो धातुओं की सतह चमकदार होती है। जैसे सोना चांदी चमकते हैं। हाँ, इसी को मेटालिक लस्टर या धात्विक चमक कहते हैं। अगला गुण है आघात वर्धनीयता, मेलेबिलिटी। ये शब्द थोड़ा मुश्किल लगता है। इसका मतलब बहुत आसान है। धातुओं को पीट कर पतली चादर बनाया जा सकता है। अच्छा, जैसे मिठाइयों पर वो जो चांदी का वर्क लगा होता है। बिल्कुल सही उदाहरण है। वो इसी गुण की वजह से संभव है, और सोना और चांदी इसमें सबसे आगे हैं। और फिर है तन्यता यानी डक्टिलिटी। ये भी वैसा ही एक गुण है। ये धातुओं को पतले तार के रूप में खींचने की क्षमता है, और इसमें सोना सबसे अधिक तन्य धातु है। और यहाँ एक और एग्जाम पॉइंट है जो इसी से जुड़ा है। ये तो बहुत ही आश्चर्यजनक है। हाँ, ये फैक्ट परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। सिर्फ 1 ग्राम सोने से 2 किलोमीटर लंबा तार बनाया जा सकता है। 2 किलोमीटर, ये तो सोने की जबरदस्त तन्यता का प्रमाण है। जी। और एक आखिरी गुण है ध्वनिक यानी सोनोरस। जब धातुएं किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज करती हैं। जैसे स्कूल की घंटी बजती है, 10 की आवाज आती है। बिल्कुल। ठीक है, तो अब देखते हैं अधातु और उनके अपवाद, क्योंकि विज्ञान में नियम होते हैं तो अपवाद भी होते हैं। सही कहा। आमतौर पर अधातु ऊष्मा और विद्युत के कुचालक होते हैं, और उनमें चमक भी नहीं होती, जैसे कोयला या सल्फर। लेकिन इसमें भी अपवाद हैं, जैसे चमक का अपवाद। हाँ, आयोडीन एक अधातु है, लेकिन ये चमकीला होता है। ये एक बहुत बड़ा अपवाद है। और कठोरता का अपवाद तो और भी कमाल का है। वो तो है ही। कार्बन खुद एक अधातु है, पर उसी का एक अपरूप हीरा यानी डायमंड प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई। जी। और गलनांक का भी एक खेल है। गैलियम और सीजियम ऐसी धातुएं हैं जिन्हें अगर हथेली पर रखें तो वो शरीर की गर्मी से ही पिघलने लगती हैं। मतलब इनका गलनांक बहुत ही कम होता है। बहुत कम। और अब आता है एक और बहुत जरूरी एग्जाम पॉइंट। ये सवाल तो कई बार पूछा भी गया है। हाँ, ग्रेफाइट, जो कार्बन का ही एक रूप है और पेंसिल में इस्तेमाल होता है, एकमात्र ऐसी अधातु है जो विद्युत की सुचालक है, अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अच्छा, तो ये सारे अपवाद याद रखने जरूरी हैं। बहुत जरूरी। ठीक है, अब हम रासायनिक गुणों की तरफ बढ़ रहे हैं। टॉपिक है धातुओं का वायु में दहन, मतलब ऑक्सीजन के साथ इनका मिलन। तो लगभग सभी धातुएं ऑक्सीजन के साथ मिलकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं। ये एक सामान्य नियम है। जैसे अगर हम कॉपर यानी तांबे को गर्म करें तो क्या वो जलता है? नहीं, तांबा जलता नहीं है, लेकिन अगर उसे तेज गर्म करें तो उस पर काले रंग की कॉपर ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है। अच्छा, और इन धातु ऑक्साइड की प्रकृति क्या होती है? मतलब ये अम्लीय होते हैं या क्षारीय? इनकी प्रकृति आमतौर पर क्षारीय यानी बेसिक होती है। लेकिन इसमें भी कुछ खास ऑक्साइड है, उभयधर्मी ऑक्साइड्स, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। हाँ, ये बहुत खास हैं। एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड्स ऐसे ही होते हैं। ये अम्ल और क्षारक, मतलब एसिड और बेस, दोनों से अभिक्रिया करते हैं। मतलब ये गिरगिट की तरह है, माहौल के हिसाब से अपना व्यवहार बदल लेते हैं। बिल्कुल सही समझा। और यहाँ का एग्जाम पॉइंट तो बहुत ही प्रैक्टिकल और जरूरी है। हाँ, ये तो सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सोडियम और पोटेशियम इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि अगर उन्हें खुले में रख दें तो वो हवा की नमी से ही आग पकड़ लेते हैं। अच्छा, इसीलिए उन्हें केरोसिन तेल में डुबो कर रखा जाता है। जी, ताकि वे हवा के संपर्क में ना आए और सुरक्षित रहें। समझ गई। अब अगला टॉपिक है जल के साथ अभिक्रिया। यहाँ हम देखेंगे कि ठंडे, गर्म और भाप का धातुओं पर क्या असर होता है। यहाँ भी सोडियम और पोटेशियम सबसे आगे हैं। वो ठंडे जल के साथ भी इतनी तेजी से अभिक्रिया करते हैं कि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसमें तुरंत आग लग जाती है। मतलब ये एक विस्फोटक अभिक्रिया है। हाँ, ये बहुत ऊष्माक्षेपी यानी एक्सोथर्मिक होती है। आप कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करें तो वो जल की सतह पर तैरने लगते हैं। धातु तो भारी होती है। वो इसलिए क्योंकि जो हाइड्रोजन गैस निकलती है उसके बुलबुले उनसे चिपक जाते हैं और उन्हें हल्का बनाकर ऊपर उठा देते हैं। अच्छा, ये तो बड़ा मजेदार है। और कुछ धातुएं हैं जो सिर्फ भाप से ही काम करती हैं। जी, एल्युमिनियम, आयरन और जिंक, ये ना तो ठंडे जल से और ना गर्म जल से, ये केवल भाप यानी स्टीम से अभिक्रिया करते हैं। और कुछ ऐसी भी है जो बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करती। हाँ, लेड, कॉपर, सिल्वर और गोल्ड, ये जल के साथ बिल्कुल भी अभिक्रिया नहीं करते। इसीलिए तो इनके गहने और बर्तन वगैरह बनते हैं, क्योंकि वो खराब नहीं होते। और यहाँ स्लाइड पे एक अभिक्रिया दी गई है,
ये एक एग्जाम पॉइंट भी है। जी, 2K प्लस 2H2O 2KOH प्लस H2 प्लस ऊष्मीय ऊर्जा। यहाँ आखिर में ऊष्मीय ऊर्जा लिखा है। प्लस में ऊष्मा का मतलब है कि यह अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है। बिल्कुल, यानी इसमें बहुत ज्यादा गर्मी निकलती है। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्से पर, सक्रियता श्रेणी, द रिएक्टिविटी सीरीज। इससे पता चलता है कि कौन है सबसे शक्तिशाली। हाँ, ये एक सूची है जिसमें धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के घटते क्रम में, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में रखा गया है। तो सबसे ऊपर कौन है? सबसे ऊपर हैं पोटेशियम K और सोडियम Na। ये सबसे अधिक अभिक्रियाशील हैं। और बीच में? बीच में मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन आते हैं, जिनकी क्रियाशीलता धीरे धीरे घटती जाती है। और सबसे नीचे? और इसका उपयोग समझना बहुत जरूरी है, जो कि हमारा एग्जाम पॉइंट भी है। जी। इसका सबसे बड़ा उपयोग है विस्थापन अभिक्रिया, यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में। जो धातु इस श्रेणी में ऊपर है, मतलब जो ज्यादा अभिक्रियाशील है, वो नीचे वाली यानी कम अभिक्रियाशील धातु को उसके यौगिक से हटा देती है। बिल्कुल, उसे उसकी जगह से डिस्प्लेस कर देती है। ठीक है, अब देखते हैं कि धातु और अधातु आपस में कैसे अभिक्रिया करते हैं। ये सब इलेक्ट्रॉनों का लेन देन है। हाँ, हर तत्व की एक ही इच्छा होती है कि वो अपना सबसे बाहरी कोश, जिसे आउटर शेल कहते हैं, उसे पूरा कर ले, स्टेबल हो जाए। अष्टक पूरा करना। बिल्कुल। अब धातुएं क्या करती हैं? वो अपने बाहरी इलेक्ट्रॉन आसानी से त्याग देती हैं और धनायन यानी पॉजिटिव आयन बनाती हैं। और अधातु? अधातु इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके ऋणायन यानी नेगेटिव आयन बनाती हैं। और फिर ये विपरीत आवेश प्लस और माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। जी, और इनके पीछे एक बहुत मजबूत विद्युत आकर्षण बल बनता है। इसी से आयनिक यौगिक बनते हैं। जैसे सोडियम Na एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन Cl को दे देता है और NaCl यानी हमारा साधारण नमक बन जाता है। बिल्कुल सही, और यही हमारा एग्जाम पॉइंट भी है। इस मजबूत बंधन की वजह से आयनिक यौगिकों के गलनांक यानी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होते हैं। और ये ठोस अवस्था में काफी कठोर भी होते हैं। हाँ, क्योंकि उस मजबूत बंधन को तोड़ना आसान नहीं होता। चलिए अब देखते हैं कि ये धातुएं हमें मिलती कहाँ से हैं। पृथ्वी के गर्भ से खजाना टॉपिक है खनिज और अयस्क। देखिए, पृथ्वी की भूपर्पटी में, मतलब अर्थ्स क्रस्ट में, प्राकृतिक रूप से जो भी तत्व या यौगिक पाए जाते हैं, उन्हें हम खनिज यानी मिनरल्स कहते हैं। और अयस्क क्या होता है? अयस्क यानी ओर। वो खास खनिज होते हैं जिनमें कोई विशेष धातु बहुत ज्यादा मात्रा में होती है और जिसे निकालना फायदेमंद हो। मतलब जिससे हम प्रॉफिट के साथ धातु निकाल सकें। बिल्कुल। और इन अयस्कों में जो मिट्टी, रेत जैसी अशुद्धियां मिली होती हैं, उन्हें गैंग कहते हैं। ठीक है। और इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अयस्क से शुद्ध धातु प्राप्त करने की पूरी प्रक्रिया को धातु कर्म यानी मेटलर्जी कहा जाता है। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी एग्जाम पॉइंट है जो इन दोनों के रिश्ते को बताता है। जी, ये लाइन बहुत महत्वपूर्ण है। सभी अयस्क खनिज होते हैं, परंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते हैं। एकदम सही। इसका मतलब यह है कि हम हर पत्थर से धातु नहीं निकाल सकते, सिर्फ खास अयस्कों से ही निकाल सकते हैं। एकदम सही। अब हम धातु कर्म के दो महत्वपूर्ण स्टेप्स देखेंगे, भर्जन और निस्तापन, रोस्टिंग एंड कैल्सिनेशन। इनका मकसद क्या है? इनका एक ही मकसद है, सल्फाइड और कार्बोनेट अयस्कों को धातु के ऑक्साइड में बदलना। पर ऐसा करते क्यों हैं? ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि धातु को उसके ऑक्साइड से निकालना सल्फाइड या कार्बोनेट से निकालने की तुलना में कहीं ज्यादा आसान होता है। अच्छा, तो ये प्रोसेस को आसान बनाने के लिए है। तो भर्जन क्या है? भर्जन यानी रोस्टिंग में सल्फाइड अयस्कों को वायु की उपस्थिति में, मतलब ऑक्सीजन के साथ अधिक ताप पर गर्म किया जाता है। और निस्तापन? निस्तापन यानी कैल्सिनेशन में कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु में, मतलब बहुत कम या बिना ऑक्सीजन के अधिक ताप पर गर्म करते हैं। और एक बार ऑक्साइड बन गया, उसके बाद कार्बन यानी कोयले का उपयोग करके उसका अपचयन करते हैं और हमें धातु मिल जाती है। ठीक है। और एग्जाम पॉइंट यही है कि दोनों में अंतर याद रखना है। जी। भर्जन सल्फाइड अयस्कों के लिए है, आप रोस्टिंग फॉर सल्फाइड से याद रख सकते हैं, और निस्तापन कार्बोनेट अयस्कों के लिए। ये अच्छी ट्रिक है। चलिए अब एक बहुत ही रोचक अभिक्रिया देखते हैं, थर्मिट अभिक्रिया, जिसका उपयोग रेल की पटरियों को जोड़ने में होता है। ये एक बहुत ही कमाल की विस्थापन अभिक्रिया है। इसमें हम आयरन ऑक्साइड यानी Fe2O3 की अभिक्रिया एल्यूमिनियम से कराते हैं। और ये बहुत ज्यादा ऊष्माक्षेपी होती है ना? बहुत ज्यादा। इसमें इतनी गर्मी निकलती है
कि जो लोहा में मिलता है वो पिघली हुई अवस्था में होता है। और इसी पिघले हुए लोहे का उपयोग रेल की पटरियों और मशीनों की दरारों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जी, ये एक तरह से ऑन द स्पॉट वेल्डिंग है। इसका समीकरण है Fe2O3s प्लस 2Als 2Fel प्लस Al2O3s प्लस ऊष्मा। और एग्जाम पॉइंट ये है कि इस अभिक्रिया में एल्यूमिनियम अपचायक यानी रिड्यूसिंग एजेंट का काम करता है। मतलब वो आयरन ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटा देता है। बिल्कुल। ठीक है, अब धातु तो मिल गई, पर वो शायद पूरी तरह शुद्ध नहीं है, तो अब उसे शुद्ध करना है। इसका एक तरीका है विद्युत अपघटनी परिष्करण, बिजली से शुद्धिकरण। हाँ, ये शुद्धिकरण का बहुत कारगर तरीका है। इसमें हम अशुद्ध धातु की एक मोटी छड़ को एनोड बनाते हैं और शुद्ध धातु की एक पतली पट्टी को कैथोड बनाया जाता है। जी, फिर जब हम विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो अशुद्ध एनोड से शुद्ध धातु निकलकर शुद्ध कैथोड पर जाकर जमा हो जाती है। मतलब एक जगह से धातु गलती है और दूसरी जगह जाके चिपक जाती है। बिल्कुल। और जो विलय अशुद्धियां होती हैं वो विलयन में घुल जाती हैं। और जो नहीं घुलती, जो अविलय अशुद्धियां होती हैं जैसे सोना चांदी, वो एनोड के नीचे तली में बैठ जाती हैं। इसे एनोड पंक या एनोड मॉड कहते हैं। सुनने में ये कीचड़ जैसा लगता है, पर होता कीमती है। हाँ, अक्सर बहुत कीमती। अब एग्जाम पॉइंट के लिए साइन कन्वेंशन याद रखना है। एनोड हमेशा धनात्मक यानी पॉजिटिव प्लस होता है और कैथोड हमेशा ऋणात्मक यानी नेगेटिव माइनस होता है। ठीक है, अब बात करते हैं एक आम समस्या की, संक्षारण और उससे सुरक्षा की, खासकर लोहे को जंग से बचाना। संक्षारण यानी कोरोजन तब होता है जब धातुएं नमी और हवा के संपर्क में आती हैं और उनकी सतह खराब होने लगती है। लोहे पर भूरे रंग की परत चढ़ना, जिसे हम जंग कहते हैं, इसका सबसे आम उदाहरण है। और दूसरी धातुओं का रंग भी तो बदलता है। चांदी काली पड़ जाती है, वो सल्फर के कारण होता है। और तांबा नमी वाले कार्बन डाइऑक्साइड के कारण हरा हो जाता है। तो इससे बचाव के क्या उपाय हैं? पेंट करना, तेल लगाना, ग्रीस लगाना या फिर एनोडीकरण। एक और खास विधि है यशद लेपन, गैल्वेनाइजेशन। जी, इसमें लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उन पर जिंक यानी Zn की एक पतली परत चढ़ाई जाती है। अच्छा, और यहाँ एक बहुत ही प्रैक्टिकल एग्जाम पॉइंट है। हाँ, कि शुद्ध लोहा असल में बहुत नरम होता है। उसे कठोर बनाने के लिए उसमें थोड़ा सा कार्बन, लगभग 0.05% मिलाया जाता है और उससे स्टील बनता है। बिल्कुल। तो इसी से हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, मिश्र धातु, धातुओं का संगम, एक से भले दो। बिल्कुल। मिश्र धातु यानी अलॉय दो या दो से अधिक धातुओं या एक धातु और एक अधातु का समांगी मिश्रण है। जैसे पीतल यानी ब्रास, वो तांबा यानी कॉपर और जस्ता यानी जिंक का मिश्रण है। और कांसा ब्रॉन्ज, वो तांबा यानी कॉपर और टिन यानी Sn का मिश्रण है। और मजेदार बात यह है कि ये विद्युत का कुचालक होता है, जबकि तांबा खुद सुचालक है। और सोल्डर जो टांका लगाने के काम आता है, वो सीसा और टिन का मिश्रण है। इसका गलनांक बहुत कम होता है, इसीलिए इसका उपयोग तारों को जोड़ने में होता है। और एक खास तरह की मिश्र धातु है अमलगम। ये क्या है? ये हमारा एग्जाम पॉइंट है। अगर किसी मिश्र धातु में एक धातु मरकरी यानी पारा हो तो उसे अमलगम कहते हैं। बस इतनी सी बात है। ठीक है, अब एक ऐसे शक्तिशाली द्रव की बात करते हैं जो सोने को भी गला दे, एक्वा रेजिया का लैटिन में मतलब ही शाही जल है, रॉयल वाटर। शाही जल। हाँ, क्योंकि ये सोना और प्लैटिनम जैसे शाही यानी अक्रिय धातुओं को भी गला सकता है। और ये बनता कैसे है? यह सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl और सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3 का 3.1 के अनुपात में ताजा मिश्रण होता है। तो ये अकेला ऐसा मिश्रण है जो सोने को भी गला सकता है? जी, ये बहुत ही संक्षारक और भभकता हुआ द्रव मतलब फ्यूमिंग लिक्विड होता है। और इसका एग्जाम पॉइंट क्या है? इसका अनुपात परीक्षा में जरूर पूछा जाता है, 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। इसे याद रखना है। 3.1। ठीक है, तो चलिए अब पूरे अध्याय को एक नजर में समेटते हैं। क्या सीखा हमने? हमने सीखा कि तत्व धातु या अधातु होते हैं। धातु इलेक्ट्रॉन देकर धनायन बनाते हैं और अधातु इलेक्ट्रॉन लेकर ऋणायन बनाते हैं। फिर हमने सक्रियता श्रेणी देखी जो हमें बताती है कि कौन सी धातु किसे विस्थापित करेगी। और हमने धातु कर्म के बारे में जाना।
अयस्क से शुद्ध धातु पाने के लिए सांद्रण, भर्जन या निस्तापन और फिर परिष्करण जैसे चरण होते हैं। और आखिर में धातुओं की शक्ति और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हम मिश्र धातु बनाते हैं। और इस पूरे चैप्टर का सबसे जरूरी एग्जाम पॉइंट क्या होगा? मेरे हिसाब से उभयधर्मी ऑक्साइड यानी एल्युमिनियम और जिंक के ऑक्साइड और एक्वारेजिया का 3.1 का अनुपात, ये परीक्षा के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय हैं। ठीक है, तो ये था हमारा चैप्टर धातु एवं अधातु। चलिए चैप्टर 4 कार्बन एंड इट्स कंपाउंड को स्टार्ट करते हैं। हाँ, बिल्कुल। तो आज हम रसायन विज्ञान के एक ऐसे तत्व की बात करने वाली हैं जो हमारे चारों तरफ है, मतलब हमारे खाने में, कपड़ों में, यहाँ तक कि हमारे शरीर में भी है ना। लेकिन मजे की बात यह है कि अगर आप पूरी पृथ्वी की परत को देखें तो उसमें ये सिर्फ 0.02% है। और वायुमंडल में तो और भी कम, सिर्फ 0.03%। ये तो बड़ा अजीब है। हाँ, और यही तो इसका सबसे बड़ा विरोधाभास है। इतनी कम मात्रा में होकर भी ये पूरी जिंदगी का, मतलब जीवन का आधार है। हम बात कर रहे हैं कार्बन की। बिल्कुल, इसीलिए तो इसे केमिस्ट्री का सुपर हीरो भी कहते हैं। तो आज हम इसी सुपर हीरो की कहानी को और गहराई से समझेंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्लाइड देखते हैं। स्लाइड पर लिखा है कार्बन एवं उसके यौगिक और उपशीर्षक है रसायन विज्ञान का सुपर हीरो। और देखिए यहाँ कुछ बिंदु भी हैं। पहला, क्या आप जानते हैं आपके भोजन, कपड़े और यहाँ तक कि हमारा शरीर भी कार्बन से बना है। इसका मतलब है कि कार्बन हर जगह है। दूसरा बिंदु है, ये एक ऐसा तत्व है जो सजीव और निर्जीव दोनों दुनिया का आधार है। और फिर आज हम इसके रहस्यों और अनोखे गुणों को 3D में समझेंगे। और यहाँ एक एग्जाम पॉइंट भी दिया है। देखिए एग्जाम पॉइंट, कार्बन भूपर्पटी यानी अर्थ्स क्रस्ट में केवल 0.02% और वायुमंडल में 0.03% है। फिर भी इसका महत्व सबसे अधिक है। ये बात तो परीक्षा के लिए जरूर याद रखनी चाहिए। तो इसकी सबसे पहली और बुनियादी शक्ति क्या है? देखिए, इसकी सबसे बुनियादी शक्ति है इसका स्वभाव। कार्बन लेन देन में विश्वास नहीं रखता, यह साझेदारी में विश्वास रखता है। साझेदारी मतलब ये दूसरे तत्वों की तरह इलेक्ट्रॉन देता या लेता नहीं है। यह सहसंयोजी आबंध यानी कोवलेंट बॉन्ड्स बनाता है। अच्छा, तो ये दोस्ती करता है, इलेक्ट्रॉन्स को साझा करता है, एक टीम की तरह। एकदम सही। ये कहता है ना मैं तुम्हारा इलेक्ट्रॉन लूंगा ना तुम मेरा, हम दोनों अपने अपने इलेक्ट्रॉन बीच में रखते हैं और दोनों मिलकर इस्तेमाल करते हैं। और इसी शेयरिंग से जो मजबूत रिश्ता बनता है उसे हम सहसंयोजी आबंध कहते हैं। हाँ, तो अगली स्लाइड इसी के बारे में है। स्लाइड का शीर्षक है सहसंयोजी आबंध, कोवेलेंट बॉन्डिंग, और नीचे लिखा है साझा करना ही देखभाल है। इसमें पहला बिंदु यही है जो आपने बताया, कार्बन दोस्ती में विश्वास रखता है। ये इलेक्ट्रॉन्स का त्याग या ग्रहण नहीं करता, बल्कि साझा शेयर करता है। और दूसरा बिंदु है, जब दो परमाणु अपने इलेक्ट्रॉन साझा करते हैं तो सहसंयोजी आबंध बनता है। और तीसरा, यह आबंध मजबूत होता है लेकिन इनके बीच का अंतराणुक बल कम होता है। एक मिनट, ये बात थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है। अगर बॉन्ड मजबूत है तो उनके बीच का बल कम क्यों होता है? बहुत अच्छा सवाल है। इसे ऐसे समझिए कि एक अणु के अंदर परमाणुओं को जोड़ने वाला बॉन्ड तो बहुत मजबूत है, जैसे एक परिवार के सदस्य, लेकिन एक अणु का दूसरे अणु से जो आकर्षण है वो कमजोर होता है। अच्छा, मतलब एक परिवार दूसरे परिवार से ज्यादा मेलजोल नहीं रखता। बिल्कुल, इसीलिए इन्हें अलग करने में ज्यादा ऊर्जा नहीं लगती और इनके गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं। और शायद इसीलिए ये बिजली के अच्छे सुचालक भी नहीं होते। सही पकड़ा। देखिए, एग्जाम पॉइंट यही कहता है, सहसंयोजी यौगिक विद्युत के कुचालक होते हैं क्योंकि इनमें कोई आयन नहीं बनते। क्योंकि लेन देन नहीं है तो चार्ज वाले आयन्स भी नहीं है। एकदम, बिना चार्ज के बिजली आगे कैसे बढ़ेगी? ठीक है, तो कार्बन का मूल सिद्धांत है शेयरिंग, पर जो बात मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो है इसके अलग अलग रूप, मतलब हीरा और ग्रेफाइट। हाँ, एक ही तत्व के इतने अलग रूप। एक दुनिया का सबसे कठोर पदार्थ है और दूसरा इतना नरम कि उससे कागज पर लिखा जाता है। ये कैसे संभव है? यह कार्बन का जादू है, इसे अपरूपता कहते हैं। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। कार्बन के अपर रूप, एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन। उपशीर्षक, एक तत्व अनेक रूप। यहाँ 3 चित्र हैं, हीरा
ग्रेफाइट और एक फुटबॉल जैसी संरचना। हाँ, वो फुलरीन है। तो पहले हीरे की बात करते हैं। हीरा, डायमंड, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ। इसमें एक कार्बन 4 अन्य कार्बन से जुड़ा होता है। ये एक मजबूत 3D जाल बनाता है। और ग्रेफाइट? ग्रेफाइट की कहानी बिल्कुल अलग है। ग्रेफाइट चिकना और फिसलन भरा। यह विद्युत का सुचालक है। इसमें षटकोणीय हेक्सागोनल परतें होती हैं। ताश के पत्तों की तरह, जो एक दूसरे पर फिसल सकती हैं। बिल्कुल। जब आप पेंसिल से लिखते हैं तो असल में यही परतें फिसलकर कागज पर उतर आती हैं। कमाल है। और तीसरा है C60 फुलरीन, कार्बन परमाणुओं की फुटबॉल जैसी संरचना। हाँ, तो यहाँ एग्जाम पॉइंट क्या है? हीरा और ग्रेफाइट दोनों शुद्ध कार्बन हैं। इनके रासायनिक गुण समान हैं, पर भौतिक गुण भिन्न हैं। मतलब दोनों को जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड ही मिलेगी, पर एक कठोर है और दूसरा नरम। सही। और ये सब सिर्फ परमाणुओं की बनावट के कारण है। चलिए अब कार्बन की उन असली सुपर पावर्स पर आते हैं, जिनकी वजह से ये लाखों यौगिक बनाता है। हाँ, श्रृंखलन और चतुर संयोजकता। ये सुनने में बड़े भारी शब्द लगते हैं। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति। इन्हें आसान भाषा में समझते हैं। पहली सुपर पावर है चतुर संयोजकता, टेट्रावेलेंसी। इसका सीधा सा मतलब है कि कार्बन के पास 4 हाथ हैं। मतलब वो एक ही समय में 4 अलग अलग परमाणुओं से जुड़ सकता है। हाँ, और दूसरी जो असली जादू है वो है श्रृंखलन, कैटेनेशन। स्लाइड में लिखा है, कार्बन में अपने ही परमाणुओं के साथ बंध बनाकर लंबी चेन बनाने की अद्वितीय क्षमता है। क्या दूसरे तत्व ऐसा नहीं कर सकते? सिलिकॉन के बारे में मैंने सुना है। सिलिकॉन कोशिश तो करता है, पर 7-8 परमाणुओं के बाद उसकी चेन अस्थिर हो जाती है। कार्बन हजारों लाखों परमाणुओं की चेन बना सकता है और वो फिर भी मजबूत रहती है। पर क्यों? कार्बन का बॉन्ड इतना मजबूत क्यों होता है? इसका राज उसके छोटे आकार में है। एग्जाम पॉइंट भी यही बताता है। कार्बन के छोटे आकार के कारण नाभिक इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़े रहता है, जिससे इसके आबंध प्रबल होते हैं। अच्छा, तो इन 2 सुपर पावर्स की वजह से ही हमें इतने सारे यौगिक देखने को मिलते हैं। जब ये लंबी चेन्स बनती हैं, तो क्या इनमें भी कोई प्रकार होते हैं? हाँ, बिल्कुल। अगली स्लाइड पर चलते हैं। संतृप्त और असंतृप्त यौगिक। इन्हें हम 2 मुख्य श्रेणियों में बांट सकते हैं। संतृप्त मतलब सैचुरेटेड। हाँ, कार्बन परमाणुओं के बीच केवल एकल आबंध, सिंगल बॉन्ड। इन्हें एल्केन कहते हैं। ये तृप्त हो चुके हैं, इसलिए ये कम अभिक्रियाशील होते हैं। और जब ये जलते हैं तो साफ नीली ज्वाला देते हैं, जैसे घर का LPG स्टोव। एकदम सही। मतलब ईंधन पूरी तरह जल रहा है। अब आते हैं असंतृप्त पर। कार्बन के बीच द्विआबंध इज इक्वल टू या त्रिआबंध इज इक्वल टू को होते हैं। तो ये ज्यादा रिएक्टिव होंगे? हाँ, और ये जलने पर काले धुएं वाली पीली ज्वाला देते हैं, क्योंकि इनका दहन अधूरा होता है। इसका कोई रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़ा उदाहरण? बिल्कुल। एग्जाम पॉइंट देखिए। वनस्पति तेलों में लंबी असंतृप्त कार्बन श्रृंखलाएं होती हैं, जो स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती हैं। अच्छा, तो अब हम कार्बन के कंकाल मतलब उसके स्ट्रक्चर की बात करते हैं। अगली स्लाइड है श्रृंखलाएं, शाखाएं और वलय। हाँ, कार्बन का कंकाल 3 तरह का हो सकता है, सीधी चेन, ब्रांच चेन और रिंग्स। तो शाखाएं मतलब जब सीधी लाइन से कोई कार्बन अलग दिशा में जुड़ जाए। सही। और जब चेन घूमकर एक रिंग बना ले तो उसे वलय कहते हैं, जैसे साइक्लोहेक्सेन। और यहाँ बेंजीन का भी जिक्र है, जिसमें ऑल्टरनेट डबल बॉन्ड्स होते हैं। हाँ, वो एक बहुत स्पेशल रिंग है। पर यहाँ जो एग्जाम पॉइंट है वो समावयव यानी आइसोमर्स के बारे में है। समावयव का आणविक सूत्र समान होता है, लेकिन संरचना भिन्न होती है। जैसे C4H10, इससे सीधी चेन भी बन सकती है और ब्रांच्ड चेन भी। बिल्कुल, एक ही फॉर्मूला पर स्ट्रक्चर और गुण अलग अलग। ठीक है, हमने कार्बन के कंकाल की बात कर ली, लेकिन किसी यौगिक का असली चरित्र कौन तय करता है? ये काम करते हैं प्रकार्यात्मक समूह यानी फंक्शनल ग्रुप्स। हमारी अगली स्लाइड इसी पर है। प्रकार्यात्मक समूह, फंक्शनल ग्रुप्स, उपशीर्षक है यौगिक का फ्लेवर पैकेट। ये कुछ खास परमाणु या समूह होते हैं जो कार्बन चेन से जुड़कर पूरे यौगिक के रासायनिक गुणों को तय कर देते हैं। मतलब कार्बन की चेन चाहे कितनी भी लंबी हो, असली पहचान इस समूह से होगी। बिल्कुल। एग्जाम पॉइंट भी यही है। यौगिक के गुण कार्बन चेन की लंबाई पर नहीं, बल्कि इन समूहों पर निर्भर करते हैं।
तो अगर OH समूह लग गया तो वो अल्कोहल बन जाएगा, चाहे चेन कितनी भी लंबी हो। हाँ बिल्कुल। और जब एक ही फंक्शनल ग्रुप वाले यौगिकों को एक साथ रखा जाता है तो वे एक परिवार बनाते हैं, जिसे समजातीय श्रेणी कहते हैं। हमारी अगली स्लाइड का टॉपिक समजातीय श्रेणी, होमोलोगस सीरीज, कार्बन का परिवार। हाँ, इस परिवार के सभी सदस्यों के केमिकल गुण लगभग एक जैसे होते हैं और उनमें एक बड़ा दिलचस्प पैटर्न होता है। हर अगले सदस्य और पिछले सदस्य के बीच हमेशा एक CH2 यूनिट का फर्क होता है। अच्छा, और जैसे जैसे चेन लंबी होती है उनके गलनांक और क्वथनांक भी बढ़ते जाते हैं। सही। और परीक्षा के लिए ये सामान्य सूत्र जरूर याद रखें। एग्जाम पॉइंट, एल्केन का सामान्य सूत्र CnH2n+2 और एल्गीन का CnH2n होता है। इतने सारे यौगिक हैं, लाखों करोड़ों। इनका नाम रखने का भी कोई तरीका होगा? हाँ, वरना तो वैज्ञानिक पागल हो जाते। इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय सिस्टम है, IUPAC नाम पद्धति। अगली स्लाइड, नाम पद्धति। नॉमेनक्लेचर, यह एक रेसिपी की तरह काम करता है। स्टेप 1, कार्बन की संख्या गिनो। स्टेप 2, बॉन्ड का प्रकार देखो। स्टेप 3, फंक्शनल ग्रुप का सरनेम जोड़ दो। उदाहरण के लिए 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड और अल्कोहल ग्रुप, तो प्रोप प्लस एन प्लस ऑल, प्रोपेनॉल। ये तो काफी तार्किक है ना? एक बार नियम समझ आ जाए तो बहुत आसान है। एग्जाम पॉइंट, यदि कीटोन C=O समूह है तो नाम में 1 जुड़ता है। उदाहरण प्रोपेनॉन। ठीक है, अब कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं की बात करते हैं, जैसे दहन यानी कंबस्टन। हाँ, कार्बन और उसके यौगिक जलने पर ऊष्मा, प्रकाश और CO2 देते हैं। अगली स्लाइड में 2 बर्नर दिखाए गए हैं। एक से नीली लौ निकल रही है और दूसरे से पीली। सही। संतृप्त हाइड्रोकार्बन पर्याप्त ऑक्सीजन में जलकर स्वच्छ नीली ज्वाला देते हैं, मतलब पूर्ण दहन। और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली और धुएं वाली ज्वाला देते हैं, अपूर्ण दहन। बिल्कुल। घर में गैस स्टोव पर नीली लौ आती है, मतलब सब ठीक है। अगर बर्तन काले हो रहे हैं, मतलब पीली लौ है और दहन अधूरा है। और एग्जाम पॉइंट कहता है कि गैस स्टोव के बर्नर में छेद इसीलिए होते हैं ताकि पर्याप्त ऑक्सीजन मिल सके। हाँ, ताकि ईंधन पूरी तरह जल सके। चलिए, अब उस प्रक्रिया पर आते हैं जिससे तेल से घी बनता है। अगली स्लाइड है ऑक्सीकरण और संकलन। ये एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है जिसे संकलन या एडिशन रिएक्शन कहते हैं। इसे हाइड्रोजनीकरण भी कहते हैं। तो इसमें होता क्या है? असंतृप्त तेल जिनमें डबल बॉन्ड होते हैं, उनमें हाइड्रोजन जोड़ी जाती है। इससे वो संतृप्त वसा यानी घी बन जाते हैं। तो लिक्विड तेल से सॉलिड घी बन जाता है। हाँ, और यहाँ एग्जाम पॉइंट क्या है? वनस्पति तेल भोजन पकाने के लिए बेहतर होते हैं क्योंकि उनमें असंतृप्त वसा अम्ल होते हैं। इसीलिए डॉक्टर तेल को घी से बेहतर बताते हैं। सही। अब कार्बन के तो बहुत खास यौगिकों की बात करते हैं। एथेनॉल और एथेनॉइक अम्ल। हाँ, एथेनॉल एक बहुत अच्छा सॉल्वेंट है। कफ सिरप और टॉनिक में इस्तेमाल होता है। और एथेनॉइक अम्ल को हम एसिटिक एसिड भी कहते हैं। और इसका 5-8% घोल सिरका कहलाता है। बिल्कुल, जिसे हम अचार को बचाने में इस्तेमाल करते हैं। और शुद्ध एथेनॉइक अम्ल ठंड में जम जाता है, इसलिए उसे ग्लेशियल एसिटिक एसिड कहते हैं। और इसका एग्जाम पॉइंट, एथेनॉल सोडियम के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन गैस और सोडियम एथॉक्साइड बनाता है। ये एक जरूरी रिएक्शन है। ठीक है, अब आते हैं उस यौगिक पर जिसके बिना शायद हमारी सुबह की शुरुआत ही ना हो, साबुन। ये मैल कैसे साफ करता है? साबुन का अणु एक जासूस की तरह है। उसकी दोहरी जिंदगी होती है। दोहरी जिंदगी? हाँ, अगली स्लाइड देखिए। साबुन और अपमार्जक। साबुन के अणु का एक सिरा होता है सिर, जिसे पानी से प्यार होता है। इसे जलरागी कहते हैं। और दूसरा सिरा? दूसरा सिरा एक लंबी पूंछ होती है, जिसे पानी से नफरत होती है पर तेल और गंदगी से दोस्ती होती है। इसे जलविरागी कहते हैं। अच्छा, तो जब हम साबुन को पानी में घोलते हैं तब ये दोहरी पर्सनैलिटी काम आती है? बिल्कुल, पर यहाँ एक समस्या है। एग्जाम पॉइंट देखिए। कठोर जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम लवण होते हैं, जिससे साबुन अघुलनशील स्कम बनाता है। तभी कठोर जल में झाग नहीं बनता, वो साबुन इन लवणों से रिएक्ट कर जाता है। हाँ, और वो चिपचिपा स्कम बना लेता है। तो ये सफाई करता कैसे है? मुझे लगता है अगली स्लाइड इसी पर है, मिसल निर्माण। सही। पानी में जाते ही साबुन के अणु एक खास गोलाकार संरचना बना लेते हैं, जिसे मिसल कहते हैं। इसमें सारी तेल से दोस्ती करने वाली पूंछें अंदर की तरफ होती हैं और पानी से प्यार करने वाले सिर बाहर की तरफ।
एक पिंजरे की तरह। बिल्कुल। और जब ये पिंजरा कपड़े पर लगी तेल या मैल की बूंद के संपर्क में आता है तो पूंछें उसे बीच में कैद कर लेती हैं। और जब हम कपड़े को पानी से खंगालते हैं तो पानी इन बाहरी सिरों को अपने साथ बहा ले जाता है। और उनके साथ साथ पूरा पिंजरा यानी अंदर फंसी हुई मैल भी बह जाती है। इसीलिए साबुन का घोल पारदर्शी नहीं बल्कि धुंधला दिखता है। एकदम सही। एग्जाम पॉइंट यही है। साबुन का मिसल प्रकाश को प्रकीर्णित करता है, इसलिए साबुन का घोल बादल जैसा धुंधला दिखता है। तो इस पूरी चर्चा को समेटते हुए हम ये कह सकते हैं कि कार्बन वाकई एक सुपर हीरो है। हाँ, अपनी साझेदारी करने की आदत और खुद से जुड़कर अंतहीन चेन बनाने के जादू की वजह से ही ये जीवन का आधार है। हमारी आखिरी स्लाइड निष्कर्ष भी यही कहती है, कार्बन केवल एक तत्व नहीं, जीवन का आधार है। ये सिर्फ जीवन का नहीं, हमारी पूरी सभ्यता का आधार है। ईंधन, दवाइयाँ, प्लास्टिक, हर जगह कार्बन है। और हमारा आखिरी एग्जाम पॉइंट है, याद रखें, कार्बन एक मैत्रीपूर्ण तत्व है जो सबके साथ जुड़ना जानता है। बिल्कुल, इसका यही मैत्रीपूर्ण स्वभाव इसे इतना खास बनाता है। तो आज हमने कार्बन की दुनिया की एक गहरी पड़ताल की, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। हमने बात की थी कि सिलिकॉन भी चेन बनाने की कोशिश करता है पर सफल नहीं हो पाता। जरा सोचिए, अगर किसी दूसरी दुनिया में जीवन का आधार कार्बन की जगह सिलिकॉन होता तो वहां जीवन कैसा होता? क्या वो हमारी तरह दिखता या कुछ बिल्कुल ही अलग होता? सोचने वाली बात है।